आइए स्टार्ट करते हैं रिवीजन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी अल्टरनेटिंग करंट। EMI फ्लक्स phi B dot A magnetic field present in unit area, flux may be positive, may be negative, may be zero. EMF d phi by dt, Lenz law minus d phi by dt, Lenz law based on conservation of energy. ठीक, ये सारी बातें आपने रिवाइज कर ली होंगी ऑडियो रिवीजन में। बिना ऑडियो रिवीजन करे वीडियो रिवीजन मत देखिएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। नहीं किया है तो अब कर लीजिए और फिर उसके बाद वीडियो शुरू करिएगा। ठीक, चलिए हम सीधे आते हैं क्वेश्चंस पर आते हैं। सर ये है पहला क्वेश्चन, पढ़ लीजिए। पढ़ लिया सर, पॉज करके पढ़ लीजिएगा आराम से। कहते हैं एक रॉड है जो कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। सर एक रॉड है, मैंने कह दिया ए बी रॉड है, जिसका एक सिरा नॉर्थ ईस्ट में है और एक सिरा साउथ वेस्ट में है। एक सिरा नॉर्थ ईस्ट में है, ये नॉर्थ ईस्ट है, और एक सिरा साउथ वेस्ट में। वर्टिकल गिर रही है ऊपर से, जैसे मैं कहूँ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो रॉड ऐसे तिरछे है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। रॉड ऐसे गिर रही है इस तरीके से। अच्छा, रॉड ऐसे गिरेगी और अर्थ की हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड आपको दी है, अर्थ की हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड दी है। तो भैया रॉड तो हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल गिर रही है और हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल होगा? 90 डिग्री एंगल माना जाएगा हॉरिजॉन्टल फील्ड, क्योंकि रॉड का मोशन वर्टिकल है। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल कितना माना जाएगा? 90 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, रॉड की जो लेंथ दी है वो 10 मीटर दी है, 10 मीटर दी है। अर्थ की हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड 0.3 10⁻⁻⁴ दिया है। वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से रॉड गिर रही है। आपसे EMF पूछते हैं तो EMF BVL साइन थीटा होता है, तो साइन 90 हो गया, क्योंकि रॉड वर्टिकल गिर रही है और मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है। B की वैल्यू 0.3 10⁻⁻⁴, V की जगह 5, L की जगह 10, ये 1। तो ये मुझे लग रहा है 1.5 × 10⁻⁻3 ये EMF आ रहा है, इतना वोल्ट। क्लियर है सर? दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। ये पहला क्वेश्चन रहा। क्लियर है बच्चों? 1.5 10⁻⁻3 वोल्ट। ठीक सर, ये क्वेश्चन भी IIT का लेटेस्ट क्वेश्चन है। इसके बाद के क्वेश्चन की बात करते हैं सर। ये रहा, ये सर पढ़ लीजिए क्वेश्चन आराम से। ठीक, क्वेश्चन बच्चों पॉज करके पढ़ लीजिएगा। सॉल्व मैं कर रहा हूँ, जिसका हो जाए बहुत बढ़िया, उसको बधाई, जिसका नहीं हो पाया वो देख ले। क्वेश्चन नंबर 2। साहब 2 रिंग दिए, एक रिंग ये है। क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दूसरी रिंग भी इसके एक्सिस के अलॉन्ग है, ऐसे रखी हुई है। ठीक है,
बड़ी वाली रिंग की रेडियस R1 है, कुछ R1 आपको दिया है 20 सेंटीमीटर यानी कि 20 × 10⁻²। छोटी की रेडियस R2 दी है, R2 दिया है 0.3 सेंटीमीटर यानी कि 0.3 × 10⁻² मीटर। कहते हैं इनके सेंटर के बीच की दूरी x जो दी हुई है आपको 15 दिया है। जो बड़ी वाली रिंग है उसमें करंट फ्लो करती है, करंट कितनी फ्लो कर रही है? करंट फ्लो कर रही है 2 एम्पियर। करंट इज 2 एम्पियर। आपसे पूछते हैं फ्लक्स एसोसिएट विद दिस रिंग। फ्लक्स एसोसिएट विद दिस रिंग। तो इस सिचुएशन में अगर हमको फ्लक्स फाइंड करना होता है कभी भी, तो आपको याद हो किसी रिंग हो, स्क्वायर हो, तो मेन जो मैग्नेटिक फील्ड निकाली जाती है वो उसके सेंटर पे फाइंड करी जाती है। तो इसकी वजह से रिंग के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकाली जा सकती है। भाई इसमें करंट है तो ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा, तो इसकी वजह से रिंग के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। तो रिंग के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ये कोई O डैश है, सेंटर ये O है, मैग्नेटिक फील्ड एट O डैश। आपको फॉर्मूला याद है μ0/4π n नंबर ऑफ टर्न ऑफ रिंग I 2πr² अपॉन r² प्लस x² की होल पावर 3/2। याद आया सर आपको? तो ये मैग्नेटिक फील्ड सर आ जाएगी। अब सर μ0/4π की वैल्यू 10⁻⁷, नंबर ऑफ टर्न तो 1 ही है, I कितना दिया 2, 2π r² यानी कि 20 × 10⁻² का होल स्क्वायर अपॉन r² प्लस x²। r² x² की होल पावर 3/2। सब सॉल्व करेंगे तो ऊपर आएगा 10⁻⁷ इंटू 1600 10⁻⁴π। नीचे सॉल्व करेंगे 10⁻⁴ बाहर आ जाएगा, 400 प्लस 225 की होल पावर 3/2। सब सॉल्व कर लेंगे, दैट इज 16 × 10⁻⁹ पाई अपॉन 10⁻⁻6 हो जाएगा, 3/2 सॉल्व करेंगे और ये 625 की पावर 3/2। 625 की पावर 3/2 सॉल्व करेंगे तो 625 का पहले रूट ले लेंगे 25 की पावर 3 कितना हो जाएगा 25 की पावर 3। फिर फ्लक्स पूछते हैं सेकंड वाली रिंग के साथ, तो फ्लक्स होगा फाई इज इक्वल टू जो भी सेंटर पे B है इंटू एरिया ऑफ रिंग, इसका एरिया। तो B की वैल्यू कितनी आई है 16 10⁻⁹ पाई अपॉन 10⁻⁶ इंटू 25 का क्यूब इंटू एरिया कितना पाई r² r2 का स्क्वायर। साफ वैल्यू रख दो, ये 16 10⁻³ पाई अपॉन 25 का क्यूब 625 इंटू 25, एक पाई ये रहा और ये है 0.3 इंटू 10⁻²। सर सॉल्व कर लो तो आंसर आएगा लगभग 9.1 10⁻11। दिस इज आंसर। क्लियर है सर? समझ गया भैया? ठीक, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अभी लेटेस्ट आया है IIT में, थोड़ा ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को। ठीक,
ऐसे स्टार्ट करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पुराना क्वेश्चन है, कोई बहुत जल्दीबाजी मत करिएगा। साहब ये तो आपको याद ही होगा, कोई भी कॉइल कैसा करंट इंड्यूस कराती है, कैसा करंट इंड्यूस करती है, जो चेंज का अपोज करे। रिवाइज कर दे रहा हूँ जल्दी से सर। कह रहे हैं एक कॉइल है, नीचे एक वायर रखा है और इस वायर में जो करंट है आई, दैट इज इंक्रीजिंग, दैट इज इंक्रीजिंग। जो करंट है वो बढ़ रही है भाई। इसकी वजह से, इस वायर की वजह से इस कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, राइट हैंड रूल से देखेंगे आउटवर्ड आएगी। किधर आएगी? आउटवर्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी आउटवर्ड बना दे रहा हूँ, डॉटेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आ गई बी। ठीक, अब समझिएगा सर, ये जो मैग्नेटिक फील्ड आई है ये इंक्रीजिंग होगी, बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि इस वायर में करंट बढ़ रही है। वायर में करंट बढ़ेगी तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ेगी। ठीक, तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो कॉइल क्या चाहेगी? कॉइल चाहेगी उस बढ़ती हुई मैग्नेटिक फील्ड को कम करना। कॉइल चाहेगी उस बढ़ती हुई मैग्नेटिक फील्ड को कम करना। लेंज लॉ, अपोज द चेंज, परिवर्तन का विरोध। अब ये मैग्नेटिक फील्ड है तो बाहर की तरफ और बढ़ रही है, तो कॉइल घटाने की कोशिश करेगी, तो एक फील्ड क्रिएट कराएगी अंदर की तरफ। याद आया? और अंदर की तरफ फील्ड क्रिएट कराने के लिए क्लॉकवाइज करंट होनी चाहिए। कैसी करंट होनी चाहिए? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है और एंटी क्लॉकवाइज आउटसाइड। याद आ गया सर? तो इसका मतलब इस कॉइल में किधर होना चाहिए? क्लॉकवाइज करंट। तो आंसर क्या होगा? कॉइल में क्लॉकवाइज करंट। होनी चाहिए। क्लियर है सर? कैसी करंट होनी चाहिए? क्लॉकवाइज करंट होनी चाहिए। समझ में आ गया सर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद एक छोटा सा पॉइंट है, आपको और बताता हूँ। एक क्वेश्चन आता है, एक मैग्नेट है और यहाँ एक कॉइल रखी है। मैग्नेट इस तरफ जा रहा है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। कैसी वेलोसिटी से जा रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी से। पूछते हैं कॉइल में जो ईएमएफ जनरेट होगा वो कैसा जनरेट होगा? 4 ऑप्शन दिए हैं। ऐसा जनरेट होगा, ऐसा जनरेट होगा, ऐसा जनरेट होगा, या फिर ऐसा जनरेट होगा। बोलते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा? ठीक, सोचिए, पॉज करके सोचिए आराम से। आइए मैं बताता हूँ। देखिए यार, मैग्नेट पास जाएगा कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो E इज इक्वल टू d∅/dt होता है। तो जो फ्लक्स का चेंज है वो भी कांस्टेंट रेट से ही होना है। तो ईएमएफ एक कांस्टेंट जनरेट होने वाला है। ठीक, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक, हाँ एक बात कंफर्म है कि ईएमएफ जो भी जनरेट होगा
वो शुरुआत में अगर हम कांस्टेंट नहीं, ठीक, फ्लक्स का रेट का चेंज किया बराबर डिपेंड करेगा। शुरुआत में जो भी ईएमएफ होगा, मैग्नेट पास आ रहा है तो कॉइल उसको दूर भेजना चाहेगी, और जब मैग्नेट क्रॉस कर जाएगा तो कॉइल उसको पास बुलाना चाहेगी। तो दोनों सिचुएशन में जो ईएमएफ जनरेट होगा वो अपोजिट डायरेक्शन रखे होगा, ठीक है। अब इनमें ऑप्शन में देखें तो ये भी सिंगल डायरेक्शन ईएमएफ पॉजिटिव दिखा रहा है, ये भी ईएमएफ पॉजिटिव दिखा रहा है, ये भी ईएमएफ पॉजिटिव दिखा रहा है। यही वाला ग्राफ ऐसा है जिसमें दो डायरेक्शन में ईएमएफ है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, इसलिए ये वाला ग्राफ सही है कि ईएमएफ की डायरेक्शन तो बदलनी है सर। जब वो पास पहुंचेगा और जब वो दूर जाएगा तो ईएमएफ की डायरेक्शन चेंज होगी। तो इसलिए ग्राफ कौन सा होगा जिसमें दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दिखाए जाएं। आईआईटी का आया हुआ क्वेश्चन है तो दिस वन इज करेक्ट, ठीक है, बाकी कोई सही नहीं हो सकता, ठीक। आइए सर बात करते हैं इसके बाद। एक अगला क्वेश्चन है, ये रहा, पढ़ लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। सर पॉज करके पूरा क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आप अच्छे से। आइए मैं डिस्कस करता हूँ। कहते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड है, मान लीजिए एक रॉड उसमें मूव कर रही है, अपने लेंथ के परपेंडिकुलर मूव कर रही है, ऐसे मूव कर रही है। आपको याद होगा मैंने बताया था रॉड मूव करती है तो एरिया जनरेट होगा, वो वेरिएबल, तो फ्लक्स वेरिएबल होगा तो ईएमएफ जनरेट होगा। सर्किट कंप्लीट होता है तो करंट हो जाती है, वरना पोटेंशियल डिफरेंस रहता है। और किस तरफ होती है करंट की डायरेक्शन, अगर आपको याद हो राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल तो सिर्फ फोर्स देखने में किया जाता है, FBI। इसमें राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करेंगे, MBI, याद आया, M मूवमेंट ऑफ रॉड, B मैग्नेटिक फील्ड, I करंट। साहब अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, अंगूठा मूवमेंट को दिखाएगा, तो मूवमेंट आगे की तरफ है, फील्ड ये अंदर की तरफ, तो करंट वाली उंगली किधर जाएगी, ऊपर, यानी करंट किधर जनरेट होगी, ऊपर की तरफ, ठीक है, MBI, ठीक। तो सर करंट ऊपर की तरफ जा रही है, मैंने आपको बताया था पहले भी, दिस सिस्टम, होल सिस्टम एक्ट लाइक अ बैटरी, और बैटरी का इंटरनल पोर्शन होता है ये, और बैटरी के इंटरनल पोर्शन में आपको याद होगा करंट नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाती है, नेगेटिव, ये पॉजिटिव। बैटरी के बाहर तो पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन बैटरी के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव। और लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल जाती है। याद आया सर? तो यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस तो पूरी रॉड में क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से रॉड के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड डेवलप होगी। क्या होगा सर? इलेक्ट्रिकल फील्ड डेवलप होगी। रॉड का ये वाला सिरा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ऊपर वाला सिरा पॉजिटिवली। याद आया सर? ठीक, तो मुझे लग रहा है सिर्फ एक ही आंसर इसमें सही है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट हो जाएगी रॉड के अंदर, क्योंकि रॉड का एंड पॉजिटिव नेगेटिव होता है। ये तो कह रहे हैं बीच में होगा, चार्ज फैलाने होगा। सारे आंसर गलत हैं। क्लियर है भैया? क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। कोई दिक्कत समझ में आ गया सर? चलिए साहब, बहुत ही पुराना सा क्वेश्चन है, एक कोई नया नहीं है, बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ सर। ये रहा थ्योरेटिकल बुकलेट में भी मैंने ये क्वेश्चन कराया हुआ है,
फिर रिवाइज करवा दे रहा हूँ, चूँकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए रिवाइज करवा दे रहा हूँ। ठीक है सर, पढ़ लिया आपने? यस। कहते सेमी सर्कुलर वायर है, मैग्नेटिक फील्ड में गिर रहा है। इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड है, और एक सेमी सर्कुलर वायर है ऐसे। ठीक है सर, नीचे की तरफ आ रहा है विद द वेलोसिटी v, ये सेंटर हो गया o, ये रेडियस r दी है वायर की, तो ये r और ये r। ठीक, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, इफेक्टिव लेंथ कंसीडर करेंगे तो ये वाली लेंथ कंसीडर होगी जिसमें 2r, और चूंकि नीचे आ रहा है तो करंट किधर से किधर होगी, MBI लगाएं। M मूवमेंट नीचे की तरफ, मूवमेंट नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो करंट उधर जा रही है ना, MBI। मूवमेंट नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट आगे जाएगी ना ऐसे। बोलो बच्चों, तो ये डायरेक्शन होगी करंट की, तो ये करंट की डायरेक्शन आएगी। दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये वाला सिरा इन्होंने कहा है कौन सा है, P है, ये वाला सिरा Q है। Q वाला सिरा पॉजिटिव होगा, करंट इनसाइड बैटरी, ये नेगेटिव होगा, ये लोअर पोटेंशियल होगा और ये हायर पोटेंशियल होगा। याद आया सर? और E की वैल्यू होती है BVL, तो B, V और L की जगह क्या लिया जाएगा, 2R। इफेक्टिव लेंथ लेते हैं, क्या लेते हैं, इफेक्टिव लेंथ, दैट इज 2R। एंड P एट लोअर पोटेंशियल, एंड Q एट हायर पोटेंशियल। P लोअर पोटेंशियल पे है और Q हायर पोटेंशियल पे है। क्लियर है सर? समझ गए बच्चा? चलिए सर, एक क्वेश्चन और करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, ट्रू एंड फॉल्स बताना है इसमें। ट्रू एंड फॉल्स, सही या गलत। ठीक भाई, सही या गलत बताना है तो क्वेश्चन पढ़ लिया ना आपने, फिर से वही क्वेश्चन है, वही पैटर्न है सर, कोई बहुत खास परिवर्तन नहीं है क्वेश्चन में। बस आपकी से जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो आउटवर्ड दी है। डॉटेड मैग्नेटिक फील्ड दी है, आउटवर्ड है, और ये है इसमें वायर जो ऐसे चल रहा है। ठीक, सब ये A है, ये B है। ठीक, इसमें अगर मैं डायरेक्शन निकालूंगा करंट की, MBI, ठीक, M इस तरफ है ना मेरी तरफ, तो मोशन मेरी तरफ आ गया। देखिए मैग्नेटिक फील्ड बाहर, ये मैग्नेटिक फील्ड वाली उंगली होती है MBI, तो करंट किधर आई बताओ, नीचे आ रही करंट, करंट नीचे जा रही है, दिस इज MBI, तो करंट किधर आएगी, नीचे आएगी। ठीक है, तो करंट सर इसमें जो भी होगी वो डाउनवर्ड होगी करंट, ये तो ये लोअर होगा, नेगेटिव वाली बैटरी होगी, और ये हायर, याद है, पॉजिटिव, करंट नीचे है बैटरी के इनसाइड। ठीक, तो A वाला सिरा पॉजिटिव हो जाएगा, A बिकम पॉजिटिवली चार्ज एंड B बिकम नेगेटिवली चार्ज। तो इसमें यही कहा गया, कह रहे हैं A इज पॉजिटिव, तो दिस इज ट्रू, A इज पॉजिटिव। क्लियर है सर?
समझ गया भैया, ए इज पॉजिटिव, इसका मतलब ये एकदम सही है। कोई डाउट? सबको समझ में आ गया? सबको क्लियर हो गया भैया? चलिए आइए सर बात करते हैं, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की सर। ये भी करा हुआ क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है सर, म्यूचुअल इंडक्शन का क्वेश्चन है, वेरी इम्पोर्टेंट। पढ़ लिया आपने? चलिए सर, कहते हैं एक बड़ी कॉइल है, याद आ गया होगा, जिन लोगों ने रिवीजन कर रखा होगा उनको याद आ गया होगा। कैपिटल एल लेंथ की, इसके अंदर एक छोटी कॉइल स्मॉल एल लेंथ की रख दी जाती है, कंसेंट्रिक है, ठीक। ये प्राइमरी कॉइल मान ली, ये सेकेंडरी कॉइल मान ली। प्राइमरी में मैंने मान लिया करंट आई है, म्यूचुअल इंडक्शन पूछा है, तो फ्लक्स एसोसिएट विद सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्शन इनटू करंट इन प्राइमरी कॉइल, ये होता है। तो म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू होगी फ्लक्स एसोसिएट विद सेकेंडरी कॉइल अपॉन करंट इन प्राइमरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल में मैंने करंट कितनी मान ली? आई, ठीक। आपको याद होगा सेंटर पे देखा जाएगा, कहाँ पे देखा जाएगा? सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड देखी जाएगी, सेंटर पे। तो स्क्वायर है, स्क्वायर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ओ पॉइंट है, फ्लक्स निकालना होगा ना, तो फ्लक्स के लिए सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया स्मॉल एल स्क्वायर। भाई इसका एरिया कितना होगा? स्मॉल एल स्क्वायर। तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इनटू इसका एरिया, फाई इंटू ए, बी इंटू ए होता है ना। तो बी नॉट किसकी वजह से होगा? बड़ी वाली कॉइल की वजह से होगा। मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से होगी? बड़ी कॉइल की वजह से होगी। तो बी नॉट की वैल्यू याद है आपको? बी नॉट होगा ट्रिक म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन एल 4n साइन पाई बाई एन 10 पाई बाई एन। मैग्नेटिक फील्ड निकाल लोगे, देखो कितनी आ रही है, आई बाई एल 4n 4 है, साइन पाई बाई 4 10 पाई बाई 4। अब सारी वैल्यू रख दो, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई एल 16 इंटू पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 10 पाई बाई 4 1। तो ये रूट 2 से 8 रूट 2 बार कट जाएगा, दैट इज 8 रूट 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन एल। ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई साहब। जो भी मैग्नेटिक फील्ड आई है उसको हम इसमें रख दें वैल्यू, डायरेक्ट ये वैल्यू उठा के सब फाई की जगह बी इंटू ए में रख दें, तो वैल्यू रखेंगे तो बी है 8 रूट 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई एल, एरिया स्मॉल एल स्क्वायर, ठीक। और एक आई पी कितना है? आई। अगर आई से आई कैंसिल होगा, दैट इज 8 रूट 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई स्मॉल एल स्क्वायर अपॉन कैपिटल एल। दिस इज म्यूचुअल इंडक्शन। तो एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल एल स्क्वायर अपॉन कैपिटल एल। दिस इज आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो म्यूचुअल इंडक्शन स्मॉल एल स्क्वायर अपॉन कैपिटल एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है सर? ठीक है भैया, चलिए सर ये अगला क्वेश्चन, इसके बाद पढ़िए।
लीजिए, आराम से पॉज करके पढ़ लीजिएगा बच्चों, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आठवां क्वेश्चन है ये, ठीक। दो कॉइल दी हैं, L1 8 मिली हेनरी, L2 2 मिली हेनरी, di/dt सेम दिया है। पावर कंजम्पशन भी सेम दी है, P1 भी P है, P2 भी P है, पावर है वो सेम। करंट I1, वोल्टेज V1 और वोल्टेज W1, I2 एनर्जी V2 और एनर्जी कितनी W2। आपसे सबके रेशियो पूछे, चलिए बहुत आसान है। पहला पार्ट करने जा रहे हैं। P1 इज इक्वल टू P2 है, P1 होगा V1 I1 इज इक्वल टू V2 I2। बोलो भाई, V1 आपको याद होगा L1 di/dt। अरे V की EMF की वैल्यू V2 L2 di/dt सेम दिया है ना, इंटू I2। मतलब di/dt से di/dt कैंसिल होगा तो L1 I1 इज इक्वल टू L2 I2। तो यहाँ से I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, दैट इज L2 अपॉन L1। L2 दिया 2, ये दिया 8, यानी कि 1/4। एक ऑप्शन I1 अपॉन I2 दिस वन, ठीक। आइए दूसरे पार्ट पे चलते हैं इस क्वेश्चन के। दूसरे पार्ट में आपसे पूछा है इस क्वेश्चन में V1 और V2 का रेशियो। अरे V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू I2 अपॉन I1 हो जाएगा। अरे यहाँ से देखो यार, बोलो तो V1 अपॉन V2 कितना आ जाएगा भैया, 4 आ जाएगा। ये वैल्यू पुट कर दी मैंने I1 अपॉन I2, ठीक है। उसके बाद एनर्जी पूछे हैं तीसरे पार्ट में, एनर्जी का रेशियो। तो W1 इज इक्वल टू हाफ Li स्क्वायर होता है, L1 I1 स्क्वायर, और W2 इज इक्वल टू हाफ L2 I2 स्क्वायर। बोलो भाई, डिवाइड कर दो W1 अपॉन W2, हाफ हाफ कैंसिल, L1 अपॉन L2, और ये I1 अपॉन I2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। बोलो भाई, अरे होल स्क्वायर नहीं चला जाएगा, ये सारी वैल्यू रख दो। L1 अपॉन L2 कितना है, L1 अपॉन L2 है 4, कैसे पता चला, ये यहाँ से। और I1 अपॉन I2 कितना है 1/4, यानी कि कितना आ रहा है 1/4, W1 अपॉन W2, दैट इज 1/4। क्लियर है बच्चों, समझ गया। चलो सर अगला क्वेश्चन है इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 9, कोई बहुत खास क्वेश्चन नहीं है, पढ़ लो। पढ़ लिया सर। म्यूचुअल इंडक्शन की बात करी जा रही है 3 कॉइल में, तो फ्लक्स जितना ज़्यादा होगा म्यूचुअल इंडक्शन भी उतना ज़्यादा होगा। हम जानते हैं phi इज इक्वल टू m इंटू आई। फ्लक्स ज़्यादा कब होगा, जब एरिया ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होगा। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा ओवरलैपिंग वाला एरिया कौन सा है, ये वाला, इसका एरिया ओवरलैप्ड इससे। ये तो सीधा खड़ी रखी है यार रिंग, इसमें तो कोई भी एरिया ओवरलैप नहीं होगा। इसमें भी एक रिंग खड़ी रखी है, ओवरलैपिंग वाला यही तो एरिया होगा। बोलो भाई, 2 रिंग ऐसे हों, पहला वाला डायग्राम ये है, फर्स्ट डायग्राम इज दिस, इधर करो मिश, फर्स्ट डायग्राम इज दिस, ये है, और एक रिंग ऊपर ऐसे रखी है।
तो ओवरलैपिंग एरिया सबसे ज़्यादा होगा, ठीक। दूसरा डायग्राम ऐसे ऐसे रख दो रिंग को, अबे तो है ही नहीं ओवरलैपिंग एरिया। तीसरा डायग्राम एक रिंग ऐसे और एक ऐसे रख दो, है ही नहीं ओवरलैपिंग एरिया, ठीक है। इस वाले में ओवरलैपिंग एरिया सबसे ज़्यादा है, तो इसी में म्यूचुअल इंडक्शन भी सबसे ज़्यादा होगा। तो ए वाले में म्यूचुअल इंडक्शन सबसे ज़्यादा होगा, तो मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्शन इन ए। क्लियर है सर? चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। पढ़ लिया क्वेश्चन? थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन है, लेकिन आपको सिखा दे रहा हूँ, ठीक है। पढ़ लीजिएगा, पॉज करके पढ़िएगा, कोशिश भी करिएगा, ठीक। हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं हो जाए तो मैं सिखा रहा हूँ, सीख लीजिएगा। आप में जो कैलकुलेशन आएगी इजी आएगी। लास्ट में एक जगह लॉग लेना है, लास्ट में एक जगह पर लॉग यूज़ करेंगे ln 2 की वैल्यू 0.693 होती है, तब थोड़ा लफड़ा फंसेगा, ठीक है। तो इसलिए कोशिश कर रहा हूँ सिखा दूँ तुमको, ताकि तुम कर ले जाओ क्वेश्चन को, अगर ये क्वेश्चन आए तो, ठीक। क्या दिया है सर? दिया है इंडक्टेंस की वैल्यू दी है 8.4 10⁻³ हेनरी, रेजिस्टेंस दिया है 6 ओम, बाहर से जो बैटरी दी है 12 वोल्ट। तुमसे पूछा है करंट 1 एम्पियर कितने टाइम पर हो जाएगी, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सर टाइम का टर्म है, तुरंत समझ जाओ LR सर्किट है, ग्रोथ ऑफ करंट है, वो बैटरी लगी है ना, तो ग्रोथ ऑफ करंट है। बैटरी हटा देते तो डिके ऑफ करंट। याद है तुम्हें ग्रोथ ऑफ करंट का फार्मूला? हाँ, करंट का फार्मूला होता है I = I0 1 - e⁻t/τ। याद आया? जहाँ I0 की वैल्यू होती है V/R, तो वो हो जाएगी 12/6 2, और टाउ की वैल्यू होती है लालूराम L/R, यानी L की वैल्यू आपको दी है 8.4 10⁻³ दैट इज 1.4 × 10⁻³ ठीक है सर। आपसे पूछ रहे हैं कि I की वैल्यू ये 1 एम्पियर कितने टाइम पर हो जाएगी। रख दे सारी वैल्यू, I की जगह रख दे रहा हूँ 1 = I0 की जगह 2 1 - e⁻t/τ, टाउ की जगह 1.4 10⁻³ 2 नीचे ले आओ तो 1/2 = 1 - e⁻t/, थोड़ा सॉल्व कर लो, इसको जल्दी जाओ, इसको जल्दी जाओ, तो e⁻t/, 1.4 × 10⁻³ इज इक्वल टू 1 - 1/2, यानी कि 1/2 आने वाला है, ठीक। साहब ये माइनस पावर हटा दे तो ये 2 हो जाएगा इधर, अरे इसको नीचे ले आओ या इसको ऊपर ले जाओ, तो कितना जाएगा e⁻t/, 1.4 10⁻³ इज इक्वल टू 2। यहाँ तक तो क्लियर है। इसके बाद सर फिर हम ln लेते हैं, क्या लेते हैं? ln लॉग, दोनों तरफ। इधर आ जाएगा ln e⁻t/, 1.4 10⁻³ टाउ वैसे लिख देते, बार बार झंझट ना करना पड़ता। इधर आ जाएगा ln 2, जो पावर लिखी होती है वो बाहर आ जाती है, तो t/, 1.4 10⁻³ ln e आ जाएगा यहाँ पर, ये ln 2, और याद रखना ln e की वैल्यू 1 होती है, और ln 2 की वैल्यू 0.693, ये दो वैल्यू याद रख लेना भाई, ठीक।
ये 0.693 रख दें यहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा, डिफरेंट कलर से लिख रहा हूँ सर, ये आ जाएगा मुझे लग रहा है T/1.4 10⁻³ इज इक्वल टू 0.693। साहब इसको उधर ले जाओगे तो T इज इक्वल टू 0.693 इंटू 1.4 इंटू 10⁻³ ये लगभग आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे 1 मिली सेकेंड के आसपास, 1 इंटू 10⁻³ के करीबन, दैट इज़ 1 मिली सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 4th। ठीक है सर। तो ये जो एलन वाला स्टेप था ना, इसलिए मैंने क्वेश्चन को सिखाया, तुम्हारे में कैलकुलेशन थोड़ी आसान होगी अगर क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है भाई, चलिए नोट कर लीजिएगा पॉज करके। सब एक क्वेश्चन है, याद होगा आपको, क्वालिटी फैक्टर। कोई नहीं, मैंने आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन है साहब, क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर ये अभी IIT 2018 में आया है। क्वालिटी फैक्टर होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस, दैट इज ω0L/R। दिस इज क्वालिटी फैक्टर। याद आया? फॉर्म फैक्टर याद है? IRMS अपॉन I एवरेज, हाफ साइकिल के लिए निकलता है। वैल्यू निकाल लेना π/2√2। एक पावर फैक्टर था cos φ, याद आया? AC ट्रायंगल से देखते थे, RXZ। cos φ की वैल्यू कितनी आती थी, R/Z। दिस इज नोन एज पावर फैक्टर, दैट इज इम्पीडेंस। ठीक है सर, याद रखिएगा सर। सर इसके बाद आइए 2-4 बातें और करते हैं, बस एंड करता हूँ। सर रेजोनेंस याद है? रेजोनेंस की सिचुएशन थी जब LC सर्किट हो या LCR सर्किट हो, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है 1/√LC। अगर एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी इतनी लगा दी जाए, एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यही कर दें हम जो बाहर से लगाते हैं, तो सर्किट में करंट मैक्सिमम हो जाती है। अगर LC सर्किट है तो इनफाइनाइट हो जाती है, और अगर LCR सर्किट है तो Vmax की वैल्यू कितनी आती है, IR, ये हो जाती है। याद आया सर? ठीक। उसके बाद छोटी सी बात करते हैं ट्रांसफार्मर की। आपको याद होगा ट्रांसफार्मर सिर्फ कब वर्क करता है, अल्टरनेटिंग करंट में। कई बार क्वेश्चन आता है सेल लगा देते हैं, सेल लगा देंगे तो ट्रांसफार्मर वर्क नहीं करेगा। DC में वर्क नहीं करता, मतलब डायरेक्ट करंट में ट्रांसफार्मर वर्क नहीं करता। ट्रांसफार्मर का जो इनपुट वोल्टेज होता है और आउटपुट, उसके बीच में कितना फेज डिफरेंस होता है, पाई का। जनरल छोटा सा पॉइंट है, याद रखिएगा। एक फॉर्मूला था IPS, याद है? IP/IS इज इक्वल टू, बाकी सब उल्टे थे, NS/NP इज इक्वल टू VS/VP। याद आया सर? आइडियल ट्रांसफार्मर में पावर लॉस 0 होता है। आइडियल ट्रांसफार्मर होगा तो पावर आउटपुट इज इक्वल टू पावर इनपुट होता है, लॉस नहीं होता, 0 होता है। आइडियल ट्रांसफार्मर में पावर लॉस कितना होता है, 0। फिर मैंने मोटर बताया था, मोटर में बैक EMF मैक्सिमम कब होता है, हाई स्पीड पर होता है, जब मोटर सबसे
फुल स्पीड पर होती है उस समय पर बैक ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम थी मोटर की सिचुएशन में। क्लियर है सर? ठीक है, ये चीज़ें हैं दिमाग की, उसमें आपने ऑडियो रिवीजन में पढ़ी होंगी। मैंने सारी चीज़ें बोली हैं। रिवाइज रेगुलर बेसिस पे करिए ऑडियो रिवीजन, फिर देखिए मेरा वीडियो रिवीजन। ठीक, ये रिवाइज कर लीजिएगा, ये क्वेश्चंस लगा लीजिएगा, बहुत काम आएंगे आईटी के क्वेश्चंस हैं। ठीक, अगला टॉपिक होगा थर्मोडायनेमिक्स।